सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से श्याम बेनेगल जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, आज इसकी छठी कड़ी है और इसमें हमारे साथ हमारे देश के इस समय के एक बड़े रंगकर्मी उपस्थित है, सुनील शानबाग जी। मैं उनका आप सभी मित्रों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुनील शानबाग कई मशहूर नाटकों के निर्देशक हैं और उनका निर्माण भी किया है। अगर हम थिएटर कंपनी की बात करें तो अर्पणा और तमाशा थिएटर के सह संस्थापक हैं और इसके आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी। सुनील जी को वर्ष 2017 में निर्देशन के लिए महामहिम राष्ट्रपति की ओर से संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मित्रों, यह परिचय सुनील जी का एक पक्ष है जो उनके रंगमंच से जुड़ा हुआ पक्ष है, मगर सुनील शानबाग जी कई और कार्यों में दक्ष हैं। मसलन पटकथा लेखन, अभिनय, नाट्य निर्देशन में सहयोग, डॉक्यूमेंट्री निर्माण आदि। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में इनके यहाँ उपस्थित होने का खास उद्देश्य है क्योंकि सुनील शानबाग जी यात्रा, भारत एक खोज जैसे प्रसिद्ध धारावाहिकों के पटकथा लेखन से जुड़े हुए हैं, तो अंतर्नाद जैसी उनकी फिल्म के पटकथा लेखन में भी आपने सहयोग दिया है। कलयुग जैसी फिल्मों में हम इनके अभिनय को भी देखते हैं। ऐसे में हम आज अधिक से अधिक सुनील शानबाग जी को सुने और इस बहाने श्याम बेनेगल जी को याद करेंगे, उनके विभिन्न पक्षों के बारे में हम अवगत हो सकेंगे और इसमें खास तौर से सुनील शानबाग जी की अपनी दृष्टि आएगी, उनके अपने अपने अनुभव आएंगे, उनका अपना दृष्टिकोण आएगा। सुनील शानबाग श्याम बेनेगल को एक दृष्टि संपन्न, एक बेहद समर्पित फिल्मकार के रूप में देखते हैं। दोनों की यात्रा कई स्तरों पर चली है, वह कुछ एक वाक्यों में यहाँ पर नहीं रखा जा सकता उस पूरे परिचय को, उस पूरी यात्रा को। तो आइए हम सुनील शानबाग जी से ही यह पूछते हैं कि उनकी पहली भेंट श्याम बेनेगल जी से किस तरह से हुई और उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। आदरणीय सुनील शानबाग जी, आपका सभी मित्रों की ओर से हार्दिक स्वागत। थैंक यू, बहुत धन्यवाद अर्पण जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो आपने बड़े प्यार से इनवाइट किया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आप जो कर रहे हैं उसके लिए मतलब सबकी ओर से धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये माध्यम, ये ऑनलाइन का माध्यम कुछ ऐसा है कि मैं देख नहीं पाता कि कौन है, तो मैं बस अज्यूम करूंगा कि कुछ लोग हैं और आप सुन रहे हैं। जी, उनकी प्रतिक्रियाएं स्क्रीन पर आएंगी सुनील जी। जी, कोई बात नहीं, मित्रों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। कोई बात नहीं। तो अब श्याम बाबू के बारे में, हम श्याम बाबू कहते हैं उनको, श्याम बाबू के बारे में क्या कहें। एक अगर हम संक्षिप्त भाषा में कहें तो श्याम बाबू एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, श्याम बेनेगल एक इंस्टीट्यूशन है और ये मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यवान था कि मेरी जिंदगी की उस उम्र में मेरी मुलाकात हुई जब हम एक तरह से हमारा दिमाग मोल्ड हो रहा था, हम नई चीजें सीख रहे थे। बहुत ही एक्साइटिंग दौर था वो, और उस समय ऐसे व्यक्ति से एक तरह से एक परिचय होना और एंगेजमेंट होना, ये इट्स अ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट और क्या कहते हैं, ये गुड फॉर्चून है, ये प्लान नहीं किया जा सकता।
ओके, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि मैं बहुत ही भाग्यवान था। लकीली हम सही जगह पे थे, मतलब ये मुलाकात होने के लिए हम सही जगह पे थे, बस यही एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पहली बार कब मिले श्याम बाबू, एकदम पहली मुलाकात कब थी, बट मुझे याद है कि ये दौर था, ये लेट 70s का दौर था, बम्बई में 1970s का। हम थिएटर में काम करते थे, मैं सत्यदेव दुबे जी के साथ एक्टर था, असिस्टेंट था, ये सारा काम करता था, मैं सीख रहा था। अब नया नया मैंने शुरू किया था, मैंने उनके साथ 1974 में काम करना शुरू किया, और दो ढाई साल बाद एक छोटा सा थिएटर खुला दादर में, दादर वेस्ट में, बम्बई के दादर वेस्ट में, जो एक स्कूल के असेंबली हॉल को एक छोटा सा थिएटर बना गया था। ये इसका स्कूल का नाम था छबिलदास हाई स्कूल, और उन स्कूल के थर्ड फ्लोर पे शायद उनका जो एक बड़ा हॉल था, वो शाम को एक आविष्कार नाम का थिएटर ग्रुप था, उनको वो मतलब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अपने नाटक कर सकते हो। तो हम वहाँ प्लेस करते थे, और 70s का दौर जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि कला, पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, कल्चरल एक्टिविज्म, सब एक साथ होता था। मतलब हमारे नाटक देखने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आया करते थे, फिल्मों से लोग आया करते थे देखने। ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप प्रायोगिक थिएटर था जो दुबे जी करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग आर्ट्स में एक क्रॉसओवर था, लोग एक दूसरे का काम देखते थे, फिल्म मेकर्स आते थे हमारा काम देखे, हम उनका जो नए वेव, न्यू वेव सिनेमा देखने जाते थे। तो वाज अ लॉट ऑफ क्रॉसओवर। बाद में थोड़ा सा वो एक अलग अलग हो गया, कैटेगराइज हो गया, लेकिन उस वक्त ये था। तो छबिलदास में श्याम बाबू आते थे हमारे नाटक देखने, है ना, जैसे और भी फिल्म मेकर्स आते थे, और नाटकों के बाद चर्चा होती थी। पूरा माहौल ही ऐसा था कि डिस्कशन हो, नाटक के पीछे, नाटक करने का मकसद क्या था, इस नाटक का मतलब क्या है, यानी एक तरह से ऐसा नहीं था कि आप कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको करना है या आपको पसंद है, उसके पीछे एक मकसद हुआ करता था। आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेते थे, है ना, कि नाटक के जरिए या सिनेमा के जरिए आप क्या करना चाहते हैं, आपका समाज को लेके क्या नजरिया है, दृष्टिकोण है वगैरह, इन सारी चीजों पे चर्चा होती थी। और मैं करीब 18-19 साल का था उस समय, तो मैं तो सब सुनता था इन बड़े बड़े लोगों की बातें, और बहुत ही आकर्षित लगती थी मुझे, और महसूस होता कि हम जिसमें इन्वॉल्व हैं कोई असली फंडामेंटल काम है, इम्पोर्टेंट काम है। तो ऐसे माहौल में श्याम बाबू से मुलाकात हुई, और वो देखते थे हमारे नाटक, हम उनसे बात करते थे, और थोड़ा सा हम फीडबैक लेते थे, रिस्पॉन्स लेते थे। और कुछ साल बाद मैंने जो पहली बार उनके साथ काम किया, मुझे आउट ऑफ द ब्लू एक फोन आया उनके ऑफिस से, उनके प्रोडक्शन मैनेजर से, कि श्याम बाबू एक एड फिल्म बना रहे हैं। वो एड फिल्म बनाते थे प्रोफेशनली, एड फिल्म बना रहे हैं किसी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, कि वो चाहते हैं कि तुम भी रहो उस एड फिल्म में। आई वाज लाइक टेकन अबैक, ये तो इस तरह का काम मैंने कभी किया नहीं था, जो हम मॉडलिंग कहते हैं, उस तरह का काम हमने कभी किया नहीं था। लेकिन कोई नई चीज दे और श्याम बाबू ने कहा कि आइए, तो फिर तो सवाल ही नहीं था। तो मुझे याद है कि करीब 5:30 बजे सुबह कॉल टाइम था, मैं सड़क पे खड़ा था, एक गाड़ी आई जिसमें बहुत सारे दूसरे मेरी तरह जो इस फिल्म में काम करने वाले थे, मॉडल्स थे। मैं शायद सिर्फ एक थिएटर वाला था उसमें, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था। और हम चले गए मड आइलैंड, जहाँ पे श्याम बाबू और पूरी यूनिट वहाँ पे इंतजार कर रही थी, और पूरा दिन हम लोग शूट कर रहे थे वो बीच पे। उस जमाने में मड आइलैंड ही एक अट्रैक्टिव लोकेशन था, फॉरेन जाने की, थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं होती थी, बगल में ये मड आइलैंड। और मुझे याद है कि शूट खत्म हो गया होगा 3:30-4 बजे, फिर उसके बाद कुछ टेक्निकल शॉट्स लेने थे, जिसमें डायरेक्टर साहब का कोई काम नहीं था, मतलब वो असिस्टेंट्स कर लेते थे। तो श्याम बाबू ने कहा कि देखो, मैं वापस जा रहा हूँ बम्बई की तरफ, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा कोई काम नहीं, आ जाओ मेरे साथ कार में, हम बातें करते जाए। तो मैं तो बहुत ही खुश रहा कि चलो, इनके साथ एक तो लिफ्ट भी मिल जाएगी और उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। और मुझे अब भी याद है, ये 40 साल 45 साल पहले की बात है, मुझे साफ याद है कि तब मुझे पता चला कि इनका माइंड जो है ना, इनका ब्रेन जो है ना, एक एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब हम जैसे सड़क पे जा रहे थे, हाईवे पे जा रहे थे, हर जगह के हिस्ट्री के बारे में वो जानते थे और सुनाते थे, और बड़े प्यार से और बड़े उत्साह से सुनाते थे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा करता था। ऐसा कोई सवाल नहीं था, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। और मैं तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि इस साहब के क्या नॉलेज का ब्रेथ क्या है।
what vast reading has he done, मतलब इतना इतना उनको इतना पता है। और that was my first exposure। कारण मुझे लगता है हम 2-2.5 घंटे के जर्नी रही, यात्रा रही होगी, और उस दौरान मैं बहुत मैं सुनता ही रहा, मतलब बिल्कुल सुनता रहा। और मैं कहूँ तो उस तरह से एक कहूँ तो उस दिन के बाद मैं एक तरह से उनका बिल्कुल फैन बन गया, और मेरी बहुत बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ कभी ना कभी काम करूं। दुबे साहब उनके बहुत करीब थे। एक ग्रुप था उनका, दुबे साहब, गोविंद निहलानी, श्याम बाबू, ये साथ में फिल्म बनाते थे। गोविंद साहब शूट करते थे उनकी फिल्में, दुबे जी लिखते थे, है ना। तो हमें पता चला कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बना रहे हैं जो दुबे जी लिख रहे थे, महाभारत को लेके, एक कंटेम्प्रेरी वर्जन ऑफ द महाभारत, जो जो बम्बई के बिजनेस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्होंने बेस किया था। तो बिल्कुल वही कि दो फैमिलीज हैं, एक दूसरे से झगड़ा है, टेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके वगैरह वगैरह, और सारे जो कैरेक्टर्स थे वो महाभारत के कैरेक्टर्स थे। ओके, और वो आज के कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क में बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी। और दुबे जी लिख रहे थे, और एक दिन दुबे जी ने कहा कि एक रोल है तुम्हारे लिए, तुम करोगे? तो मैं मेंशन करता हूँ श्याम बाबू को। मैंने कहा क्या रोल है? एक है, एक्चुअली वो घटोत्कच का रोल था, जो महाभारत में घटोत्कच का जो कैरेक्टर है। तो ना कहने की बात ही नहीं थी। मैंने कहा बिल्कुल, और मैं कास्ट हूँ उस सिनेमा में। तो पहली बार मुझे शशि कपूर जी प्रोड्यूसर थे। इट वाज अ बिग फिल्म, श्याम बाबू के नॉर्मल फिल्म से बड़ी फिल्म थी, बजट वाइज एंड स्केल वाइज बड़ी फिल्म थी। और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे जो उस वक्त भी वेल नोन थे, और आगे चल के और भी मशहूर हो गए और सेलिब्रिटीज थे। ओमपुरी, राज बब्बर, रेखा, अनंतनाग, कुलभूषण खरबंदा, ऐसे अनेक एक्टर्स थे। और मुझे याद है कि शूट में थिएटर में से आकाश खुराना और मैं दोनों उस फिल्म में थे। और हम थोड़ा सा मतलब एक थोड़े सा नर्वस थे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, फिल्म की दुनिया। हम बिल्कुल आदी नहीं थे, लेकिन फर्स्ट डे से श्याम बाबू ने हमें बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया, स्पेशली शूट के टाइम पे। हमें नहीं पता था कि किस तरह से हम कैमरा के सामने किस तरह से करते, कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। मैंने एक दो मेरे सीनियर एक्टर फ्रेंड्स को पूछा था, और उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, तुम वहां जाके सब सीख जाओगे। उस वक्त मुझे बुरा लगा कि क्यों नहीं बता रहे हैं यार, ये कौन सीखने वाली बात, क्या बता दो। लेकिन उनका कुछ नहीं, तुम सीख लोगे, एंड दे वर राइट एक्चुअली। अभी अभी मैं याद करता हूँ, वो सही कहा उन्होंने। लेकिन श्याम बाबू बहुत ही ऑब्जर्वेंट थे एज अ डायरेक्टर। मतलब आपकी तरफ उनकी नजर एकदम शार्प नजर रहती थी, और छोटी छोटी चीजों को वो स्पॉट करते थे, बहुत गुड एंड बैड। मतलब कुछ चीज अच्छी लगी तो वो कहते थे कि हाँ ये बिल्कुल, ये इसी ट्रैक को फॉलो करो। ज्यादा इंस्ट्रक्ट नहीं करते थे कि ऐसे करो वैसे करो, आपके ऊपर छोड़ देते थे। आई थिंक ये था उनका ट्रस्ट है एक्टर्स में। और मैंने बाद में भी देखा है कि एक बार वो एक्टर को ट्रस्ट करते हैं तो उनके ऊपर बहुत कुछ छोड़ देते हैं। वो बिलीव करते हैं कि भाई ये जो करना है, जो जो चाहिए परफॉर्मेंस, वो मुझे मिल ही जाएगा। और पहली फिल्म में मुझे इसका एक एहसास हुआ कि किस तरह से वो एक्टर को ट्रस्ट करते हैं। द शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रोचक था। हम पहले पुणे में शूट करने गए थे, क्योंकि एक परिवार का लोकेशन पुणे में था। तो हम पुणे में शूट कर रहे थे, और श्याम बाबू और शशि जी दोनों खाने के बहुत शौकीन हैं, थे। श्याम बाबू अभी भी हैं। मतलब उनको वर्ल्ड क्यूजीन, फूड, इसके बारे में बहुत मालूम था। और उनका यही था कि एक बार काम हो जाए तो शाम को हम लोग आराम से बढ़िया खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। मतलब आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट जॉय, कि बस आप अच्छा खाना खाओ, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करो, डिस्कस करो, हर अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और हम इतने जूनियर एक्टर्स थे, एकदम नए थे, हमें सबको इनवाइट करते थे इन डिनर्स पे। और बहुत ही ये मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर। बिल्कुल एक तरह से हम जो थिएटर में जिस एटमॉस्फेयर के आदी होते हैं कि एक टीम होती है, साथ काम करते हैं, हायरार्की नहीं होती है, कोई ऊपर कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं होती है, वो बिल्कुल उस तरह का उन्होंने सिनेमा में माहौल क्रिएट किया था। हाँ, एक दो स्टार्स थे जो अलग से बैठते थे, लेकिन
ज्यादातर हम एक साथ बैठ के लाइक अ फैमिली वी यूज्ड टू सिट एंड ईट लाइक फ्रेंड्स, नॉट अ फैमिली, लाइक फ्रेंड्स। और करीब 10-15 दिन 12 दिन शूट हुई वहाँ पे, और 12वें दिन के बाद प्रोडक्शन, उनके जो असिस्टेंट्स थे और प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने कहा कि सुनील थोड़ा सा केयरफुल रहना, तुम्हारी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे कि यार तुम्हारा जो वजन था ना 10 दिन 12 दिन पहले, वो वजन काफी बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कम करो। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे ख्याल ही नहीं था कि ये इवनिंग्स इतने प्लेजेंट हुआ करते थे कि उसका असर एक्चुअली लुक पे हो रहा था। फिर हम बम्बे आए हैं यहाँ पे, और एक बहुत खूबसूरत बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का बंगला था, ह्यूज ह्यूज बंगलो कारमाइकल रोड पे, वहाँ पे शूट चल रही थी। और उस समय मेरे थिएटर के भी कुछ प्लेस भी चल रहे थे। और आपको पता है कि शूट में अगर आपका रोल छोटा हो तो 2-2 दिन बीत जाते हैं, आपका कोई काम नहीं होता, आप बस बैठे हो। और श्याम बाबू के यहाँ एक नियम हुआ करता था कि शूट पे तो आपको आना ही है, भले आपका उस दिन काम हो ना हो, सबको रहना चाहिए साथ में। तो वहाँ पे उस बड़े बंगले में बहुत सारे कमरे थे, और शूटिंग कुछ कमरों में तो फ्री एम्प्टी रूम्स काफ़ी थे। तो मैंने श्याम बाबू को कहा कि क्या मैं मेरे नाटकों की रिहर्सल यहाँ कर सकता हूँ व्हाइल आई एम वेटिंग फॉर माय शॉट? उनका बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमेजिन कि एक तरफ शूटिंग चल रही है और दूसरी तरफ हम अपने नाटकों की रिहर्सल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि नॉर्मली एक्टर्स को पता नहीं होता कि क्या करें, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप बैठे हो, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बिल्कुल ये बहुत रिलैक्स थे, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, कंपैशनेट थे, और समझते थे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और जब तक काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो क्यों नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे कुछ एक्टर्स जो अब काफ़ी वेल नोन पोएट्स राइटर्स है, किशोर कदम वगैरह, वो यंग थे, मेरे से भी छोटे थे, वो वहाँ आके उस माहौल में हम लोग रिहर्सल करते थे। कलयुग के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बदलाव ये आया कि मैं थोड़ा-सा अ, थिएटर से हट नहीं गया, लेकिन टेलीविज़न और में काम करने लगा। जब दूरदर्शन ने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को ओपन किया अपने आप, दूरदर्शन था ऑलरेडी, लेकिन वो अपने ही प्रोग्राम्स बनाते थे। एक पॉइंट पे उन्होंने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को प्रोग्राम बनाने दिया। तो उस वक़्त मंजू सिंह की एक कहानी पे मैंने काम शुरू किया, और भारतीय शॉर्ट स्टोरीज़ पे हम लोगों ने ये सीरियल बनाया था। कुछ जो लोग उस समय टीवी देखते थे उनको याद रहा होगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था, एक कहानी। तो एक कहानी में दयाल निहलानी, जो गोविंद निहलानी के छोटे भाई हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कहानियाँ बनाइए। तो ये काफ़ी महीनों तक चला, और दयाल और मेरे अच्छा हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, हम एक-दूसरे से मतलब अच्छी तरह से हम साथ में काम करते थे। तो ये जब बात श्याम बाबू के कानों में पड़ी, दयाल निहलानी श्याम बाबू के भी असिस्टेंट हुआ करते थे। तो जब ये बात पता चली श्याम बाबू को, तो उन्होंने कहा कि अब मैं गोवा में एक फ़िल्म बना रहा हूँ, त्रिकाल नाम की, और हमारे जो प्रोड्यूसर है ललित बिजलानी, वो चाहते हैं कि फ़िल्म के बनाने पे एक फ़िल्म बने, द मेकिंग ऑफ त्रिकाल पे फ़िल्म बने। तो क्या तुम और दयाल ये प्रोजेक्ट करोगे? तो हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। और हम पहुंच गए गोवा, और हम यूनिट के साथ रहे, और हम उनकी शूटिंग करते थे, किस तरह से फिल्म बन रही है। बहुत जल्दी हमारा नाम रखा गया बच्चा पार्टी, क्योंकि हम छोटी यूनिट थे और वो बड़े लोग थे। और हमें हमें मतलब इट वाज वेरी वेरी वार्म एंड कॉर्डियल। तो हम उस दौरान त्रिकाल का क्या कहते हैं, मैंने मुझे ना ऑब्जेक्टिवली श्याम बाबू का जो प्रोसेस है काम करने का, मुझे थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली देखने को मिला, और करीबी तौर से, क्योंकि कलयुग में क्योंकि मैं एक्टर था, तो इतना मैं मतलब आई वाज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन माय ओन वर्क। लेकिन त्रिकाल में क्योंकि हम उसी प्रोसेस पे फ़िल्म बना रहे थे, मुझे ये देखने का मौका मिला। इट वाज़ अ fascinating प्रोसेस। उनके और अशोक मेहता, जो उनके सिनेमेटोग्राफर थे उस फ़िल्म में, उनके बीच के जो डिस्कशंस होते थे, उसके विजुअल्स को लेके, मुझे लगता है अशोक जी ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए फ़िल्म स्टॉक को लेके, और कितने लो लाइट में एक्सपोज़र मिले, काफ़ी पुश किया। कुछ सीन्स तो सिर्फ़ कैंडल लाइट में शूट किए उन्होंने। तो वो सारा प्रोसेस काफ़ी करीबी से हमने देखा। अनफॉर्चुनेटली वो जो फ़िल्म थी, वो हमने जो बनाई, वो पता नहीं उसका क्या हुआ। मुझे लगता है
कंप्लीट, मतलब हमने हमारी तरफ से कंप्लीट की, लेकिन आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर ने उसके साथ कुछ किया। तो लेकिन वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है श्याम बाबू के काम का। अगर कभी किसी को मौका मिले तो वो जरूर उसको एक्सेस करे और देखे। तो ये 1985 के आसपास की बात है। उसके बाद श्याम बाबू ने शमा जैदी और मुझे एक दिन अपने ऑफिस बुलाया और उन्होंने कहा कि रेलवे वालों ने, इंडियन रेलवे वालों ने कहा है कि हम आपसे एक रेलवेज का बैकग्राउंड रखते हुए एक सीरियल बनवाना चाहते हैं। अच्छा, आप याद रखिए कि उस समय दूरदर्शन और टेलीविजन का पूरा एक माहौल ही अलग था, दूरदर्शन ने अपने आप को एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रोल में बहुत सीरियसली लेते थे। तो ये काम था टेलीविजन का कि जो प्रोग्राम्स बने वो उसमें कोई बात हो, एजुकेटिव हो, एंटरटेनिंग हो ही, लेकिन एजुकेटिव हो, थोड़े से उसमें विचार बड़े हों, इस तरह से। दिस इज बिफोर सैटेलाइट, बिफोर न्यू लिबरलिज्म, एक एक अलग ही दुनिया थी। तो ये सारी चीजें होती थी, जैसे कि भारतीय साहित्य को लेके जो जानते हैं उस समय तो जो जो सीरियल्स बने थे लिटरेचर को लेके और वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया थे। तो रेलवे वालों ने कहा कि हमारे लिए कुछ कीजिए, और श्याम बाबू का काम हमेशा एक विचार से ड्रिवन है। हर हर प्रोजेक्ट में कोई एक गहरा विचार होता है, ऐसे ही नहीं होता है, एक एक कोई विचार होता है और उसी विचार को एक्सप्लोर करते हैं फिल्म के जरिए। तो शायद ये ध्यान में रखते हुए ये लोग आए और उन्होंने कहा कि आप बनाइए। तो श्याम बाबू और ने शमा जैदी और मुझे कहा कि आप दोनों स्क्रिप्ट पे काम कीजिए। अब ये पहली बार मैं कुछ सीरियसली इस लेवल पे लिख रहा था। हालांकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत लिखा था मैंने, और एक कहानी में वैसे उषा दीक्षित और ये लोग लिखते थे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा उसमें हम भी फीडबैक देते थे, तो थोड़ा सा एक आइडिया था। और क्योंकि एक थिएटर का बैकग्राउंड था और हम टेक्सचुअल थिएटर, मतलब हमारे थिएटर शब्दों का थिएटर हमेशा रहा है, तो एक फेमिलियरिटी थी स्क्रिप्टिंग की और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की वगैरह। तो जब ये ऑफर आया तो मैंने कहा बिल्कुल, तुरंत, मतलब मैं किसी चीज को ना नहीं कहता था, मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हमें, मतलब कोई मटेरियल नहीं था, और श्याम बाबू के साथ काम करने का ये बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि वो हर चीज ढंग से करते हैं। मतलब अच्छा, अभी हमें मटेरियल क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे चलो पहले तो हमने ये तय किया कि 2 रेलवे जर्नीज को हम करेंगे, जिसमें ये कहानी, ये सीरियल की कहानी बताई जाएगी। एक जर्नी होगी, एक यात्रा होगी कन्याकुमारी से जम्मू तक, जम्मू तावी तक, और दूसरी जर्नी होगी जैसलमेर से असम, गुवाहाटी के आगे तिनसुकिया वगैरह उस तरफ। और ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे जो इन यात्राओं पे है, और उनके बीच में ट्रेन में जो अक्सर होता है कि आप लोगों को मिलते हो, आपकी जिंदगी और किसी और की जिंदगी कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए मिलती है, और फिर आप अलग हो जाते हो। और यात्रा में हमेशा आपको पता है कि क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अजनबी है इससे फिर से तो मिलना नहीं है, तो बहुत सारे अंदरूनी बातें जो नॉर्मली आप प्राइवेट बातें जो नहीं बताते वो बता देते हैं। तो एक एक जर्नी एज अ मेटाफर ऑफ लाइफ है ना, जर्नी एज अ मेटाफर ऑफ दिस कंट्री, एक हमारी जो एक डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं, और ट्रेन में ये सब, और रेलवेज में ये अभी तो ऑफ कोर्स रेलवेज का वो स्ट्रेंथ नहीं रहा है, लेकिन ट्रेन कंपार्टमेंट में ये सारा हो तो ये एक छोटी सी मिनी देश, मिनी भारत एक तरह से दिखाया जाए, ये था मकसद। तो इसके लिए मटेरियल जमा करने के लिए और एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी वर्कआउट करने के लिए ये तय किया गया कि हम रेकी पे जाएंगे। टेक्नोलॉजी के बाद जब ये आई तो श्याम बाबू को पता नहीं था कि वो वीडियो पे शूट करेंगे या फिल्म पे। वैसे तो वो फिल्म के आदमी हमेशा रहे, फिल्म से वो ज्यादा फेमिलियर थे और ज्यादा क्या कहते कॉन्फिडेंट थे, लेकिन तब तक वीडियो भी काफी आ चुका था। तो वीडियो कैमरा भी ट्रेन में था, शमा जी थे, मैं था और 2-3 असिस्टेंट्स, और हम लोग कन्याकुमारी में बैठे और उसी ट्रेन में हिमसागर एक्सप्रेस जिसमें ये पूरी कहानी बताई जाती है, हम जम्मू तक गए, वहां पे उतरे, फिर हम फ्लाइट से कहीं और जैसलमेर गए वगैरह। तो ये पूरी एक हमने रेकी ट्रिप की, और हर जगह लोगों से हमने बात की, रेलवे वर्कर्स से, जो दूसरे पैसेंजर्स थे, कुछ कहानियां हमने क्रिएट की है, कुछ कहानियां लिटरेचर से जो ऑलरेडी एक ट्रेन जर्नी में सेट थी
उनके उनके बारे में हम उनको पढ़ा, हमने परमिशंस ली अगर हमें यूज करना चाहिए। तो करीब मुझे लगता है 10-12 दिन का ये रेकी ट्रिप था। पूरा देश, मतलब साउथ से नॉर्थ और वेस्ट से ईस्ट पूरा देखा हमने रेकी ट्रिप पे। और फिर हम लिखना लिखना हमने शुरू किया। श्याम बाबू के साथ ये है कि रिसर्च बहुत स्ट्रांग चाहते हैं वो, है ना, ऑथेंटिसिटी बहुत स्ट्रांग चाहते हैं वो। और स्क्रिप्ट पे बहुत काम करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट्स लिखवाएंगे, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन होगी। मुझे लगता है उनकी सारी जो तैयारी होती है फिल्म बनाने की, वो उस समय होती है, स्क्रिप्ट पे काम करते समय। एक बार वो शूट करने लगते हैं तो ही इज वेरी फास्ट, मतलब उन्हें मन में कोई हेजिटेशन, कोई डाउट नहीं रहता, फट 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 शूट करते हैं। मतलब मुझे याद है कि हम जब दादर स्टेशन पे सारे, या वीटी, जहाँ पे भी सारी यूनिट के साथ हम ट्रेन में बैठे, और हमें लगा कि अब यार आज का दिन तो निकल जाएगा, कल से कुछ काम नहीं। उसी शाम को उन्होंने कहा चलो चलो लेट्स स्टार्ट शूटिंग, और उसी शाम को शूट शुरू हो गया। हम लोग, जब तक हमारी गाड़ी बंबई से कन्याकुमारी नहीं पहुंची, हमने पता नहीं कितने सीन शूट कर दिए थे। तो ये एक्चुअली राइटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पूरा अटेंशन मिलता है उनसे। मतलब ऐसा नहीं होता कि बस उन्होंने कैजुअली कमेंट किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से वो ध्यान देते हैं और पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। और उनको इस स्टेज में पता चलता है सबको कि उनको बहुत मजा आता है, एंड दैट इज वंडरफुल टू बी एबल टू राइट इन सच अ एटमॉस्फेयर। वैसे जैसे कि मैंने कहा, यात्रा वाज मतलब बहुत ही, मतलब श्याम बाबू के साथ ये पहला प्रोजेक्ट था जो एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट था। आप सोचिए कि हम 50 दिनों ट्रेन में रहे, 2 ट्रेन थे, पूरी ट्रेन हमारी थी, रेलवेज ने हमारे लिए एक ट्रेन ऑर्गेनाइज की थी। उस ट्रेन को हम प्लेटफॉर्म में एंटर करवाते थे शॉट के लिए, और कुछ गलत हो गया तो बोलते चलो बैकअप करो, फिर से वापस जाओ, फिर से एंटर करो। पूरी ट्रेन के साथ हम इस तरह से करते थे। उसमें एक 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 छोटी दुनिया बन गई थी ट्रेन, जिसमें एक्टर्स भी रहते थे, हमारे असिस्टेंट्स थे, टेक्नीशियंस थे, सारे, मतलब एक एक धोबी का, एक स्पेशल धोबी हुआ करता था जो लोगों के कपड़ों का, क्योंकि आप 50 दिन है तो कपड़े कैसे धुलेंगे। एक डाइनिंग कार था, एक किचन था, मतलब एक छोटी, और जनरेटर कार, एक छोटी दुनिया थी। और इस छोटी दुनिया में हम 50 दिन रहे। देश के हर प्रांत का पानी पिया हमने। और एक, मैं कहूँ, एक समझ आ गई हमारे देश के बारे में, एक ज्योग्राफिकल, कल्चरल, मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बहुत खुल गया उस सीरीज की वजह से। और श्याम बाबू के साथ काम करते समय ये हमेशा होता है, आपका दिमाग खुल जाता है, आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आती है, बड़े इंसाइट्स मिलते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। तो ये यात्रा की कहानी हुई। अच्छा, यात्रा 14 एपिसोड्स के थे, मतलब सीरियल था 14 एपिसोड्स का। उस जमाने में द नॉर्म वाज कि किसी एक प्रोड्यूसर को 13 एपिसोड्स का सीरियल दिया जाता था। हमें 14 एपिसोड का सीरियल दिया गया। तो एक एक्स्ट्रा एपिसोड कैसे दिया गया, ये सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाते थे कि आप फेवर तो नहीं कर रहे हो, इमेजिन। और आज तो पता नहीं कितने 200 एपिसोड्स की सीरीज बनते हैं। तो बहुत ही अलग माहौल था। शूट खत्म हुई तो शाम्बू ने कहा चलो, उन्होंने स्क्रिप्ट तो लिख चुके थे हम लोग। तो शूट के दौरान मैं उनको असिस्ट कर रहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और फिर उन्होंने शूट के बाद कहा कि क्योंकि तुमने असिस्ट किया है तो तुम एडिटिंग पे बैठो एडिटर के साथ। अब मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। लेकिन कहा कुछ नहीं, तुम सीख जाओगे, बैठ जाओ। और जो एडिटर है वो बहुत सीनियर एडिटर है। तो भानुदास दिवकर नाम के बहुत ही सीनियर एडिटर थे, श्याम बाबू के साथ बहुत काम किया उन्होंने। तो भानुदास के साथ क्या था कि आपको ना अपने आप को प्रूव करना पड़ता था उनको। मतलब ऐसा नहीं कि आप श्याम बाबू के असिस्टेंट हो तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। हर दिन आपको टेस्ट करते थे वो, है ना। कुछ फिजिकल टेस्ट होते थे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे। चलो वो रोल वाइंड करके मुझे दो मशीन पे, है ना। और पहली बार आप जब फिल्म रोल मशीन वाइंडर पे करते हो तो हाथ कट जाते हैं, वाइंडिंग टाइट नहीं होती है। फिर वो डांटेंगे, फिर समझाएंगे, और थोड़ा सा, मतलब वो ओल्ड स्कूल के थे ना, इस तरह से, मतलब आप अपने आप को प्रूव करो। लेकिन जिस दिन आपने प्रूव कर लिया और आपने बैक डाउन नहीं किया, फिर उसके बाद बस आपके वो बहुत ही करीब के दोस्त हो जाते थे। और उसके बाद यू कुड डू नो रॉन्ग, मतलब उनके मन में आप बढ़िया। तो फिल्म तो एडिट हो ही रही थी, सीरियल तो एडिट हो रही थी, लेकिन ये सब भी कुछ हो रहा था, ये डायनामिक्स भी चल रहे थे।
और मैं बहुत ही ग्रेटफुल था श्याम बाबू को, उन्होंने मुझे बिल्कुल मतलब पानी में फेंक दिया, बोला आप तैरो तुम, यू नो। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रस्ट वाली बात है कि, और वो हर शाम आते थे, जो दिन का काम जो है वो देखते थे, कमेंट करते थे, करेक्शंस बताते थे कि देखो ये शॉट ऐसे करो वगैरह वगैरह। बट उसकी वजह से 3 महीने में मुझे एक फिल्म एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा। तो ये रही यात्रा की बात। अ, यात्रा के तुरंत बाद भारत एक खोज शुरू हुआ। ये बताया गया कि 1988 में नेहरू जी का सेंटिनरी वर्ष है, और उनकी जो हिस्टोरिकल बुक है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सीरीज बनाना है। अगेन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे और शमा ज़ैदी को कोर राइटर्स बनाए। चलते चलते और भी बड़े राइटर्स इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, अलग अलग पीरियड्स के लिए, अलग अलग स्टाइल्स के लिए दूसरे भी राइटर्स हुए, लेकिन शमा ज़ैदी और मैं कोर राइटिंग टीम थे। और करीब 2 या 2.5 साल हम सिर्फ लिखते गए, सिर्फ लिखते गए। ये बहुत ही भारी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था, और श्याम बाबू को पता था कि ये प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट दोबारा नहीं हो पाएगा, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से हमें बनाना है, बड़ी जिम्मेदारी से इतिहास को रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्टिवली जितना हो, है ना। और उन्होंने ये हमें कम्युनिकेट किया। जब नेहरू जी ने ये किताब लिखी थी डिस्कवर ऑफ इंडिया, वो जेल में थे, उनके पास हिस्टोरिकल मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी, रिसर्च एक्सेस नहीं था। और वैसे भी उस समय इंडियन हिस्ट्री ज्यादा इंडियन हिस्टोरियंस ने नहीं लिखी थी, वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी, तो अलग हिस्ट्री थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखना शुरू किया, और उनके रिसर्च से काफी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बदल गया है। और श्याम बाबू का कहना था कि ये एक नया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिखना चाहिए, मतलब ये नया रिसर्च जो है वो भी दिखना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ डिस्कवर इंडिया पे ही डिपेंड, उस किताब पे डिपेंड करें, नए रिसर्च को भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसके लिए, इस मदद के लिए, इस रिसर्च के लिए उन्होंने एक पैनल ऑफ हिस्टोरियंस क्रिएट किया। उस समय के हर हर ऐतिहासिक पीरियड के जो एक्सपर्ट्स हुआ करते थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली में और कहीं, और उन्होंने उनका एक पैनल बनाया। और एज स्क्रिप्ट राइटर्स हमारा काम था कि हम पढ़ें उस पीरियड के बारे में, ये हिस्टोरियंस के साथ डिस्कस करें, जहाँ पे भी हमें डाउट्स हो हम उनके साथ का फीडबैक ले, उनका गाइडेंस ले, और हम लिखें। इट वॉज अ ह्यूज टास्क, ह्यूज टास्क। मतलब 10-15 दिन बैठ के किताबें पढ़ना पीरियड के बारे में, वेरी फोकस रिसर्च, ऑफ कोर्स पूरा नहीं पढ़ते थे, फोकस पढ़ते थे। फिर उसका एक फिक्शनल फॉर्मेट, जो एक प्लेएबल ड्रामेटिक फॉर्म क्रिएट करना, है ना, ये हमारा काम था। हम अंग्रेजी में लिखते थे, और फिर उसका अनुवाद हमारे एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स करते थे, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की भाषा चाहिए थी। और इस सब पे नजर रखते थे एक्चुअली श्याम बाबू और शमा जी, ये दोनों, मतलब उन्होंने इतना केयरफुली गाइड किया इस प्रोजेक्ट को। मुझे लगता है कि इट इज अ स्पेक्टेक्युलर टेलीविजन प्रोडक्शन। मतलब आज भी हम लोगों से मिलते जो कहते हैं कि भाई ये जो है उस समय याद भी हम जब देखते थे, और अब भी हम कोशिश करते हैं कि इसको देखने की, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और एंड आई वाज रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इसमें इन्वॉल्व था। अ, जैसे करीब 1 साल हमने हमने लिखना शुरू किया, लीड टाइम था, उसके बाद उनकी शूटिंग शुरू हो गई। और फिर जो हमारा साथ में बैठ के काम करने का, वो पॉसिबल नहीं था। फिल्म सिटी में वो शूट करते थे, उनकी बड़ी क्रू थी, बड़े सेट्स वेट्स लगते थे, शूट करते थे। और शमा जी और मैं जुहू में एक किराए का फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ बैठ के हम लोग लिखते थे। जब हमारी स्क्रिप्ट तैयार होती थी तो हम फिल्म सिटी जाते थे, और लंच टाइम के उस तरह टाइम करके जाते थे, और लंच टाइम में हम श्याम बाबू को सुनाते थे, फिर वहाँ पे फीडबैक मिलता था, फिर आके करेक्शंस करने हो, या फिर ट्रांसलेटर्स को जाता। तो इट वाज लाइक एन असेंबली लाइन एक तरह से। और हमें पता चला कि हालांकि हमने 1 साल पहले लिखना शुरू किया था, लेकिन शूटिंग वाले, दे वर शूटिंग फास्टर देन वी वर राइटिंग। ओके, हमें 15 दिन लगते थे एक स्क्रिप्ट लिखने में, वो 7-8 दिन में एक एपिसोड शूट कर लेते थे।
तो धीरे धीरे हम पे प्रेशर बढ़ने लगा कि टू कीप अप विद द शूटिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार शूट शुरू किया तो वो रुक नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट वाज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट कि जैसे शूटिंग हुई तो फिर वो वाला जो माहौल था, जो साथ में बैठ के काम करने का माहौल नहीं था, फिर भी इट वाज स्टिल वेरी वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक भारत एक खोज के बाद हम लोग हंसी मजाक में देखे थे, ये तो हमारा हिस्ट्री, इतिहास में एक एमए हो गया है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि 2000 सालों की का इतिहास, एक नैरेटिव में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का, समझने में, जो एक हमें इस देश के इतिहास के बारे में एक नजरिया हमें मिला ना, ये बहुत ही यूजफुल रहा है, बहुत ही यूजफुल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये मौका ऐसे नॉर्मली मिलता है किसी को। 3 साल चला, उसके बाद मुझे और भी टेलीविजन का काम मिलने लगा। मेरे थिएटर का भी काम काफ़ी बढ़ने लगा। तो थोड़ा सा गैप था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट श्याम बाबू के पास आया था कि एक सोशल मूवमेंट था उस समय, शायद अब भी है लेकिन उस समय तो काफ़ी स्ट्रांग था, स्वाध्याय नाम का, स्व अध्याय। ये एक पांडुरंग शास्त्री अठवले, एक स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, क्या बोलते हैं, वो प्रीचर भी थे। उन्होंने शुरुआत की थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मूवमेंट था। ज़्यादातर फिशिंग फॉर, मछुआरों के कम्युनिटीज़ में वो काम करते थे और किसानों की कम्युनिटीज़ में काम करते थे। और ये एक तरह से एक 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 ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे कास्ट सिस्टम को वो रिजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम के हायरार्की को वो नकारते थे, है ना। तो वो कहते थे कि आप निचले कास्ट के हो, फिर भी आपको संस्कृत आप सीख सकते हो, आपको जनेऊ पहन लो जनेऊ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से वो उसकी जो हायरार्की जो है वो रिजेक्ट करते थे। और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि आप कम्युनिटी वेल्थ क्रिएट करो। मतलब अगर आप मंदिर में जाके भगवान के सामने पूजा करते हो या सर झुकाते हो, तो आप क्या भगवान को क्या देते हो? आप कुछ फल देते हो, फूल देते हो, इससे ये कोई मतलब की बात नहीं है। आपके पास क्या है जो दे सकते हैं? श्रम। ओके, आपके पास श्रम है, किसान के पास श्रम है, मछुआरे के पास श्रम है, इससे आप भगवान को ये आप दो, अपना श्रम। और जैसे कि मछुआरों की अगर कोई कम्युनिटी हो तो वो एक नाव जो है ना, वो एक कम्युनिटी की नाव बनती है और बारी बारी से सारे लोग अपना श्रम दान करते हैं और उस नाव पे जाके फिशिंग करके आते हैं और वो जो मछली बिकती है उसमें से जो आमदनी है वो कम्युनिटी की, उस गांव के लिए है, वो गांव की कम्युनिटी है। हाय रवीज अंकल, ऑफ कोर्स आप तो ना सिर्फ इसमें थे और भी यात्रा में भी थे और भारत एक खोज में तो आप थे ही। गुड टू सी यू रवीज अंकल, थैंक यू। वैसे किसान कम्युनिटी में 4 एकड़ जमीन सब लोग डोनेट करें और बारी बारी से उस पर काम करें और उससे जो क्रॉप है, जो भी आमदनी है वो कम। और हमने देखा कि सौराष्ट्र में और वहाँ पे जो जहाँ पे ये मूवमेंट स्ट्रांग रहा है, वहाँ पे कम्युनिटी वेल्थ काफ़ी बड़ा है। मतलब वाटर सिस्टम्स आ गए हैं, स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आ गई है कम्युनिटी में। तो हम काफ़ी प्रेरित हुए थे इस मूवमेंट से और श्याम बाबू ने कहा कि ये चाहते हैं कि इनके मूवमेंट पे एक फिल्म बने। तो उस पे हमने काम किया। शमा जी और मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी और वहाँ पे भी ये शूट हुआ। तो अंतर्नाद तक मैं काफ़ी करीबी से श्याम बाबू के साथ काम करता रहा और आपने अभी देखा ही होगा कि कितनी वैरायटी थी काम में, कितनी वैरायटी थी और सारे काम इतने एक तरह से इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। उसका मौका मिला और मैं कहूँ कि इसका फायदा आज भी मुझे होता है। मतलब भले ही मैं थिएटर का मैं काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो एक नींव जो मिली ना उनके साथ काम करने की, ये हमेशा जिंदगी भर रहेगी। और उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आई मीन जो कहते हैं ना जेनरोसिटी, नॉलेज है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज
कितना शेयर कर पाते हैं, यू नो, कितना विलिंग होते हैं नॉलेज को शेयर करने में। उनको शेयर करने में जो मजा, आनंद जो आता है ना, उनके चेहरे पे दिखता है ना। ये खास बात है, बहुत खास बात है कि जब वो शेयर करते हैं, जब आपको कुछ बताते हैं और आप कहते हैं अरे वाह, तो उनके चेहरे पे एक आनंद नजर आता है कि भाई मैंने कुछ बताया और उसकी वजह से इस आदमी का दिमाग थोड़ा स्टिमुलेट हुआ, उसकी दिमाग थोड़ा सा खुल गया। तो ऐसे, और आज के माहौल में तो बहुत कम लोग हैं इस तरह के, है ना, बहुत कम लोग हैं। हमारे लिए बहुत प्रेशियस है श्याम बाबू, बहुत ही प्रेशियस है। और मैं कहूँगा कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट है जो उनके साथ हम कार गुजर चुके हैं। और या बस यही है अर्पण जी, मैं और क्या बताऊं, और कोई सवाल अगर हो तो मैं जवाब दे सकता हूं, बट बेसिकली ये है। जी मित्रों, सुनील शानबाग जी श्याम बाबू के संबंध में किस तरह की राय रखते हैं, उन्हें बतौर संस्था देखते हैं, और उनके बारे में कैसी एक भली सोच रखते हैं, जिसमें श्याम बाबू के कामों का एक वर्णन हो सकता है उन्होंने किया। खास तौर से श्याम बेनेगल जी के उन कार्यों की यहाँ पर चर्चा हुई जिसमें सुनील शानबाग किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। बहुत ही अच्छा लगा सुनील जी कि आप धारा प्रवाह बोले, और हम भी पीछे बैकग्राउंड में जाकर आपको सुनते रहे और स्वयं को समृद्ध किया। सुनील शानबाग जी काफी व्यस्त रहते हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है अर्पण जी। ये लॉकडाउन में हमें इसे बंद करके रखा है कि जब थोड़ा ईज हो जाता है ना, तो हम पागलों की तरह काम करने लगते हैं एक्चुअली। खासकर थिएटर के जो परफॉर्मेंस जब से अलाउ हुए हैं, हम पागलों जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब फिर से बंद कर देंगे हमको, यू नो, तो उसकी वजह से व्यस्तता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, और अपने काम के प्रति ये लोग कितने डेडिकेटेड है, वह हम इनकी बातचीत में भी देख रहे हैं। बिल्कुल एक एक करके हर पक्ष पर बातचीत की। आपने कई अन्य निर्देशकों के साथ काम किया, थिएटर में आपका विशद अनुभव है। कुछ तुलनात्मक रूप से बात करें कि बतौर फिल्म निर्देशक, हालांकि काफी बातचीत हुई, फिर भी कुछ और जो बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं समानांतर सिनेमा के या आर्ट फिल्म्स के, तो उनकी तुलना में आप श्याम बाबू को किस रूप में देखते हैं? हालांकि उनमें से कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे फिल्म निर्देशक जो कहीं ना कहीं श्याम बाबू के साथ जुड़े रहे हैं एडिटिंग के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए, फिर भी कुछ कहना चाहें? जी नहीं, तुलना तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इतने फिल्म मेकर्स के साथ काम नहीं किया है। लेकिन मैं एक बताऊं कि थिएटर वालों को, और रवि अंकल इस पे मतलब अपनी भी राय देंगे, थिएटर वालों को श्याम बाबू के साथ काम करना इतना कंफर्टेबल क्यों लगता है, मैं बताऊं। इसमें एक टेक्निकल चीज भी है, और एक बार मेरी बात भी हुई थी श्याम बाबू के साथ इसके बारे में। तो क्या होता है ना कि सिनेमा का जो माध्यम है और थिएटर का माध्यम है, अलग तो है ही, लेकिन एक खास विषय में बिल्कुल अलग है कि सिनेमा में आप जो देखते हैं, है ना, दर्शक का व्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं चाहूं को 4 कैरेक्टर्स हैं सीन में, और मैं चाहूं तो सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाऊं, तो मैं क्लोज अप कर दूं, आप किसी और को देख ही नहीं सकते हैं, है ना। मैं आपकी नजर गाइड कर सकता हूं, ओके। हाँ, थिएटर में एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेज खुला है आपके सामने, आपकी नजर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई यहाँ राइट में बोल रहा है तो आपको देखना है कि दूसरा एक्टर क्या कर रहा है, तो आप वहां देख सकते हो। हम मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा बहुत लाइटिंग से लेके वगैरह, और डायरेक्टर्स के पास टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो थिएटर थोड़ा सा ज्यादा डेमोक्रेटिक है ना, आप इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि हमें थिएटर एक्टर्स को ये आदत है कि पूरा सीन खेले हम शुरुआत से एंड तक कंटिन्यूअसली, है ना। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि सिनेमा में बहुत सारे जो कट्स होते हैं ना, शॉट्स होते हैं, क्लोजअप्स, छोट दो दो लाइन, तीन तीन लाइन से टुकड़े टुकड़े में करते, कंटिन्यूटी नहीं रहती है परफॉर्मेंस में। थिएटर एक्टर्स को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब आप कट्स में शूट करते हैं तो आपके पास एडिटिंग पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं ना, आपका आप एडिटिंग का पेस बदल सकते हो, ड्रामेटिक बना सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये सारे ये हैं, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों हैं।
श्याम बाबू के साथ आपने देखा होगा, जब तक मैं था उनके साथ, वो हमेशा चाहते हैं कि सीन का जो एक नेचुरल रिदम है वो मेंटेन करे। ओके, वो एक्टर्स को ये मौका देते थे कि पूरा एक सीन जो है बिगिनिंग से एंड तक आप खेलो, वो एक शॉट ले ही लेते थे, और उसको करते करते आपको एक रिदम और एक टेम्पो और एक पेसिंग की समझ आ जाती थी, और खासकर थिएटर एक्टर्स बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे कि हाँ ओके ये है सीन का ढांचा, ऑलराइट। उसके बाद आप कट्स करो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने शाम को कहा कि आप ज्यादा कट क्यों नहीं करते, इस नहीं, आई डोंट वांट टू मैनिपुलेट द व्यूअर, यू नो, मुझे व्यूअर को इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करना है, मुझे सीन का एक नेचुरल रिदम मेंटेन करना है। तो एक्टर्स को इसका फायदा हुआ, मुझे लगता है दर्शकों को भी व्हाइल वॉचिंग ऐसा नहीं लगता कि आपको इधर उधर जो एक एक स्टाइल है एडिटिंग का, उस तरह से आप खींचे जा रहे हो, ऐसा नहीं लगता है। तो ये खासियत है उनके फिल्मिंग की, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट दैट कि व्यूअर्स को स्पेस देते हैं उनकी फिल्मों में, व्हाट आई एम सेइंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। और भी जो अभिनेता यहाँ पर आए, अभिनेत्री आई, रवि झाकल जी, यशपाल शर्मा जी, राजेश्वरी जी सचदेव जी, इन जी। सब ने भी यह बात रखी, बार बार रखी, कि वे कम से कम डायरेक्शन में कैसे बेहतरीन काम अपने एक्टर से, अपने एक्ट्रेस से करवा ले जाते। या आई थिंक सो, क्योंकि उनको ये काफी ये मिला है ना कि इन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को जो कहते हैं इंट्रोड्यूस किया है, उनके साथ जो पहली बार एक्टर्स ने काम किया, फिर धीरे धीरे वही एक्टर्स काफी सेलिब्रेटेड एक्टर्स बन गए हैं, वेदर इट इज शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, ऐसे तो अनेक नाम है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी जो नजर है ना, बहुत शार्प नजर है, वो बहुत जल्दी स्पॉट कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं किसी एक्टर में। कई बार आपको भी नहीं पता होता कि आप में उतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो उनको पता है। और वही मैं कह रहा था कि वो आपका परफॉर्मेंस बहुत बारीकी से देखते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, बारीकी से देखते हैं, और शांति से एक कान में इतना बोल देंगे कि भाई ऐसे ट्राई करो, और आपको तुरंत आपको समझ में आता है कि अच्छा ये होगा। तो ये ट्रस्ट जो है ना उनका एक्टर्स में, ही रियली लाइक्स एक्टर्स। दूसरी बात आपने देखा होगा कि वो हर फिल्म में कुछ एक्टर्स हैं जो हमेशा उनकी फिल्मों में रहते हैं। ओके, ऑलमोस्ट एक थिएटर स्टाइल में काम करते हैं, उनका एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स है जो जिनके साथ हम ऑलमोस्ट ऑलवेज वो काम करते हैं, है ना। वो बड़े लकी है एक्टर्स जो हर फिल्म में उनके होते हैं, बट उसका बड़ा फायदा क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन इन एक्टर्स से बहुत इजी हो गई है, क्योंकि दे नो ईच अदर सो वेल। वो बिल्कुल जानते हैं इस एक्टर्स की कैपेबिलिटी क्या है, और एक्टर बिल्कुल समझते हैं कि श्याम बाबू का स्टाइल क्या चाहते हैं। उसकी वजह से काम भी बहुत अच्छा होता है और आसानी से होता है, क्योंकि हर बार एक नया एक्टर सामने हो, उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना कि जब मैं ये कहता हूँ कि सीन स्ट्रॉन्गर करो, तो स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्गर तो एक सब्जेक्टिव फ्रेज है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग और आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक नहीं होते हैं ना। लेकिन साथ साथ काम करते करते अलग 2-3 प्रोजेक्ट्स में फिर ये सारी क्लैरिटी आ जाती है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ उनके फिल्मों में परफॉर्मेंस हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी, और इतने दशकों तक लगातार सक्रिय हैं श्याम बाबू, कई तरह की फिल्में बनाई, और बाद में जब सोशल ड्रामा पर सटायर किया और कुछ कॉमेडी भी उसमें जोड़ा, ऐसी फिल्में भी बनाई, वेलकम टू सज्जनपुर और बिल्डन अब्बा। तो श्याम बेनेगल अपने आप में वक्त के साथ परिवर्तन भी लाते हैं, संविधान जैसी सीरीज भी बनाते हैं, अभी बंग बंधु पर काम हो ही रहा है। तो एक आप स्वयं थिएटर में लगातार तमाम तरह के परिवर्तनों को देख रहे हैं। ऐसे में कोई भी कलाकार हो, थिएटर में हो, फिल्म में हो, वह लंबे समय तक स्वयं को प्रासंगिक रखता रहे, इसके लिए आप अपने अनुभव से और श्याम बाबू की कार्य पद्धति को देखते हुए क्या सोचते हैं, या क्या संदेश देंगे कि कोई भी कलाकार, कोई भी निर्देशक, कोई भी लेखक अपने को लगातार प्रासंगिक बनाता रहे और कुछ न कुछ अपना आउटपुट देता रहे, क्योंकि हमारा काम ही हमारा जीवन है, चाहे आपका हो चाहे श्याम जी का हो। तो हम अधिक से अधिक काम कैसे करते रहें, इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, इस पे देखिए 2 बातें होती हैं इसमें। एक तो फिजिकल स्टैमिना की बात है,
ओके, एक शरीर की भी एक स्टैमिना होती है, वो श्याम बाबू में बहुत स्टैमिना है। मतलब इस उम्र में जिस तरह से वो शूटिंग पे जाते हैं, सुबह सुबह दिन भर शूट करके आते हैं और जिस एनर्जी से काम करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कि अगर शूट नहीं करेंगे तो उनके लिए कोई जिंदगी नहीं है। मतलब तो एक फिजिकल स्टैमिना है, एंड आई थिंक ये एक जनरेशनल चीज भी है कि वो स्टैमिना है उनमें। दूसरी बात मैं कहूँ अर्पण जी कि यू नो ये जो री इन्वेंशन की बात जो आप करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, लेकिन इसके पीछे क्या है? सी, एक लगातार क्यूरियोसिटी है ना, एक जिज्ञासा है लाइफ के बारे में, हमेशा एक इन्वॉल्वमेंट है लाइफ में कि देखिए समय बदलता रहता है, समय कंटिन्यूसली बदलता रहता है, और अगर आप उस समय से जुड़े हुए तो आप भी बदलेंगे, है ना, आपकी समझ भी बढ़ती है और आप भी बदलेंगे। ये क्यूरियोसिटी है, और ये विश्वास है कि हमेशा एक नई चीज है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। वही विचार जो 5 साल पहले एक विचार था, वो विचार बदलते हैं, नजरिए बदलते हैं। नथिंग इज स्टैटिक। ऐसा नहीं कि मैंने 4 फिल्में बनाई और उन 4 फिल्मों पे मेरी जिंदगी काटूं, उन्हीं के साथ मैं घूमता रहूं फेस्टिवल्स में, ऐसा नहीं है। आई एम ओनली एज गुड एज माई नेक्स्ट फिल्म, नॉट एज माई लास्ट फिल्म। क्यों? लगातार मुझे काम, ये जो है ना, आप देखेंगे श्याम बाबू में या कोई भी जो एक लॉन्ग टर्म के जो आर्टिस्ट हैं, उनमें ये एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी। ऑफ कोर्स एक फिजिकल स्टैमिना की बात है, आपके हेल्थ को भी आपको अलाउ करना चाहिए। वो यू नो एक बार आप 65-70 के पार कर दो तो फिर ये सारी चीजें होती है, बट अज्यूमिंग कि वो सारी चीजें सही है, तो ये मेंटल क्यूरियोसिटी एंड मेंटल अलर्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, जी, बहुत अच्छा लगा सुनील जी आप आए, और जिस थैंक यू। खरेपन के साथ, जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपने बात रखी, और जिस पेस की आप बात लगातार करते भी रहे स्वयं के लिए और श्याम बाबू के संबंध में भी, वह पेस भी हमने आपके इस वक्तव्य में देखा, आपके इस संवाद में देखा। थैंक यू, बहुत ही अच्छा थैंक यू, लगा। तमाम थैंक मित्रगण जुड़े हुए हैं, निश्चय ही हम में से कई लोग जो उन दशकों में रहे हैं और उन धारावाहिकों के साथ, उन फिल्मों के साथ जुड़े हुए रहे हैं, वे सब अपनी प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर दे रहे हैं। स्मिता शर्मा जी की प्रतिक्रिया आ रही है, वो 1980 का दशक और सहज, बहुत अपने से लगने वाले सीरियल और फिल्में अंदर तक मन को छू जाती थी। जिन हाँ। लोगों ने जी जिन लोगों ने सॉरी, याद कर मैं सिर्फ एक मिनट, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, माफ कीजिए। जी देखिए, जब मैं 90s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात कर रहा हूँ, उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं है। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ये जो हमारे यहाँ जो होता है ना कि गोल्डन पीरियड, वो मैं गोल्डन पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए गोल्डन पीरियड आज है। ओके, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो समय निकल गया, काश वो समय, मैं नॉस्टैल्जिया इज द वर्स्ट थिंग। एक बार आप नॉस्टैल्जिया में फंस गए ना, तो आप आगे काम नहीं कर सकते हैं। मेंटल अलर्टनेस, ये जो मैंने बात कही, एंड रिफ्यूजल टू बी नॉस्टैल्जिक, मतलब यार वो क्या जमाना था, वो बेस्ट, आज कुछ नहीं है, इसमें आप फंस गए, दैट्स द एंड ऑफ योर क्रिएटिव लाइफ। ओके, सॉरी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। जी जी, नहीं ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है, मगर हम आगे भी बढ़े, और अगर हमें पुरानी चीजें मिलती हैं, आज जब यह शो चल रहा है श्याम बेनेगल पर, तो ऐसे कई लोग हैं हमारे मित्रगण, सुनील जी, जो उन धारावाहिकों को पुनः देख रहे हैं, जी, उसमें तो हर्ज नहीं है। और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सब लोग अपने अपने जीवन में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या अपने साहित्य से या रंगमंच से या अन्य चीजों में जुड़े हुए हैं, मगर इस बहाने अगर हमें अपने स्कूल के दिन, अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, उन धारावाहिकों से जुड़े हमें अपनी परिवार की बुनावट याद आती है, तो इसलिए भी लोग उनसे जुड़ते हैं। एक और प्रतिक्रिया हम ले लें किरण कुमार मोदक जी की। अनलाइक अदर हिंदी फिल्म्स, आई रिमेम्बर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ थिएटर वाचिंग बेनेगल जी film, it used to be so thought-provoking and consuming that for days to come that time we used to be totally engulfed by the subject. जी, तो यह जो उनकी फिल्मों में जिस तरह विषय को उठाया जाता है, चाहे जुनून ले लीजिए, चाहे त्रिकाल ले लीजिए जिसकी आपने चर्चा भी की, या कलयुग ले लीजिए, जो आधुनिक महाभारत का ही जो आधुनिक रूप है, कॉर्पोरेट जी, वॉर पर बाद में भी कई फिल्में बनी, उस समय भी कलयुग बनी, बाद में कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने
बनाई फिल्में और अच्छी बनाई, तो एक तरह से वो समय से आगे चलने वाले सब्जेक्ट भी रहे श्याम बेनेगल जी। जी जी तो जी, नहीं उनकी फिल्मों में तमाम वो मित्रों देखिए वैचारिक फिल्म्स थे ना, तो जहाँ जिस कहानी में विचार हो और मजबूत विचार हो, वो आपके साथ रहेंगे, वो विचार है ना, आपको याद रहेंगे, आप उसके बारे में सोचोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट विच हैज सम स्टिमुलेशन, जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिले। बिल्कुल सही कहा किरण साहब ने, बिल्कुल सही कहा जी। तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, रवि झांकल जी भी जुड़े हुए हैं और कई मित्रगण हैं। हमने अधिकांश की प्रतिक्रियाएं रखी। सुनील जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका और तमाम मित्रों का जो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कल हम पुनः एक नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। श्याम बेनेगल जी पर यह एकाग्र जारी है। धन्यवाद। थैंक यू।